हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हम प्लेटो का विस्तृत रूप से पूरा अध्ययन कर रहे थे, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय सिद्धांत की चर्चा और शिक्षा सिद्धांत की चर्चा के बाद में आज साम्यवाद के सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, प्लेटो क्या करता है कि अपना जो ग्रंथ है, प्लेटो का जो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। कौन सा ग्रंथ है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में वो क्या करते हैं? एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि एक ऐसे राज्य होना चाहिए, एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सभी को क्या मिल सके? न्याय मिल सके। क्या मिल सके? न्याय मिल सके। और सभी लोग क्या करेंगे? राज्य का सिस्टम कैसा होगा कि सभी लोगों को जब न्याय मिलेगा तो सभी लोग क्या हो सके? खुशहाल हो सकेंगे। खुशहाल होंगे या तो क्या करेंगे? ज्यादा उन्नति करेंगे। ज्यादा उन्नति करेंगे तो राष्ट्र की प्रगति होगी। इसलिए वो एक आदर्श राज्य की कल्पना की सोचते हैं, एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। अब आदर्श राज्य में क्या क्या होगा उसके लिए वो बताते हैं कि आदर्श राज्य में न्याय का सिद्धांत का भी होना जरूरी है। न्याय के सिद्धांत के लिए शिक्षा सिद्धांत भी होना जरूरी है। शिक्षा का एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली भी होना जरूरी है। अब शिक्षा के साथ साथ वो क्या करते हैं कि साम्यवाद के ऊपर भी बल देते हैं। किस चीज की बात करते हैं? साम्यवाद की बात करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि साम्यवाद का होना भी जरूरी है। देखिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? दो चीजों का। देखिए, आदर्श राज्य है उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो सुनियोजित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया? साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था बोले आदर्श राज्य में न्याय की अगर स्थापना करनी है तो दो चीजों का होना जरूरी है, सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और साम्यवादी व्यवस्था। शिक्षा प्रणाली अपन ने पढ़ ली। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राज्य में शिक्षा किस प्रकार से दी जाएगी, किस प्रकार से 3 वर्गों का निर्माण होगा, उसका हमने अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे साम्यवादी व्यवस्था। देखिए, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है सामने, वो ये है कि प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था की जो चर्चा करता है वो पूरी जनसंख्या के ऊपर नहीं करता है। पूरी जो जनसंख्या है उसके लिए नहीं कहता है। वो ये कहता है कि जो ये साम्यवादी व्यवस्था होगी वो किसके लिए होगी? अभिभावक वर्ग के लिए होगी। किसके लिए होगी? अभिभावक वर्ग के लिए होगी। देखिए, अभिभावक वर्ग कौन सा है? जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो साम्यवादी व्यवस्था है वो कौन से वर्ग के लिए होगी? अभिभावक वर्ग के लिए होगी। और अभिभावक वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से वर्ग आएंगे? दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, और दूसरा कौन सा आएगा? सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग। देखिए, जो दोनों वर्ग है, इन दोनों वर्गों की अगर एक साथ बात करें तो दोनों वर्गों को कौन से वर्ग में शामिल करते हैं? अभिभावक वर्ग में। अभिभावक वर्ग में। यानी कि प्लेटो ये कहता है कि जो राज्य में साम्यवादी व्यवस्था होगी वो किसके ऊपर लागू होगी? अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होगी। क्यों होगी? इसके लिए वो ये कहते हैं कि शासन की सत्ता यानी कि राज्य की सत्ता कौन से वर्ग के हाथ में है? दार्शनिक वर्ग के हाथ में है। यानी कि राज्य के मेन कार्य कौन देख रहा है? दार्शनिक वर्ग देख रहा है, वो सैनिक वर्ग देख रहा है। तो प्लेटो का कहने का मतलब ये था कि अगर राज्य में न्याय की स्थापना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? साम्यवाद के ऊपर बल देना पड़ेगा। साम्यवाद के सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसके उत्तर में वो ये कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति में जो सुसंस्कार उत्पन्न हुए हैं, यानी कि राज्य में जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, शिक्षा प्रणाली क्यों लागू की गई थी? ताकि अच्छे लोग आ सके सिस्टम में, ठीक है, लोगों में अच्छे भावना आ सके, लोगों में बुद्धि के तत्वों का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके, इसलिए शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य में। लेकिन प्लेटो का मानना था कि
विषम परिस्थितियों में, यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसमें एक सुसंस्कृत व्यक्ति भी क्या कर सकता है, सुसंस्कृत व्यक्ति भी क्या हो सकता है कि भ्रष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? भ्रष्ट हो सकता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा जिन लोगों में संस्कार उत्पन्न किए हैं वो व्यक्ति भी विपरीत वातावरण के अंदर क्या कर सकते हैं, विपरीत वातावरण में भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने सोचा क्यों ना ये जो विपरीत वातावरण है ये उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं, यानी कि विपरीत वातावरण को उत्पन्न करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाए। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो जिसको शिक्षा मिलेगी राज्य में, जिसके हाथ में शासन की भागदौड़ होगी, वो क्या करेगा, अच्छे से शासन कर पाएगा। और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो अभिभावक वर्ग है, राज्य की सत्ता जिस वर्ग के हाथ में है, राज्य का जो नीति निर्धारण का कार्य जो वर्ग करता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, साम्यवाद की व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। अब देखिए साम्यवादी व्यवस्था में वो दो चीजों का उल्लेख करते हैं। साम्यवाद कितने प्रकार का बताया उन्होंने, कि साम्यवाद के सिद्धांत के भी वो दो सिद्धांत बताते हैं। यानी कि साम्यवाद में यहाँ पे दो तरीके का है। कौन कौन सा? पहला तो है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। दूसरे अगर साम्यवाद की बात करें तो वो कौन सा है, पत्नियों का साम्यवाद, या फिर इसको स्त्रियों का साम्यवाद भी कह सकते हैं, स्त्रियों का साम्यवाद, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि पत्नियों का साम्यवाद भी लिखा हुआ आता है, स्त्रियों का साम्यवाद भी आता है और परिवार का साम्यवाद भी आता है। इसको परिवार का साम्यवाद भी कहते हैं, परिवार का साम्यवाद। देखिए प्लेटो क्या सोचता था, प्लेटो हमेशा ये कहता था कि व्यक्ति के जीवन में दो चीजें ऐसी होती हैं जिनके चक्कर में पड़ के व्यक्ति क्या कर सकता है कि भ्रष्टाचारी बन सकता है, अपने आचरण को गलत आचरण कर सकता है, गलत व्यवहार कर सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति का जो परिवार है वो व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है कि अगर व्यक्ति का परिवार होगा तो वो क्या करेगा, परिवार की ज्यादा सुख सुविधाओं के लिए वो क्या करेगा, राज्य में करप्शन की व्यवस्था, यानी कि करप्शन कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, नियमों की अवहेलना कर सकता है। दूसरी उन्होंने कहा कि संपत्ति को ज्यादा स्टोर करने के चक्कर में वो क्या कर सकता है, गलत आचरण कर सकता है। इसलिए इन दोनों का ही इस वर्ग के लिए क्या कर दिया उन्होंने, निषेध कर दिया। देखिए निषेध कैसे किया, हम आज सबसे पहले बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, संपत्ति के साम्यवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए आदर्श राज्य की जो साम्यवादी व्यवस्था है वो राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राज्य को मजबूत बनाने के लिए, राज्य को प्रगतिशाली बनाने के लिए प्लेटो ने क्या की, इसमें व्यवस्था की। देखिए प्लेटो ने क्या कहा कि जो संपत्ति का साम्यवाद होगा, संपत्ति का साम्यवाद वो कौन से वर्ग के ऊपर लागू होगा, अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होगा, इसके ऊपर अभिभावक वर्ग के ऊपर। यानी कि प्लेटो ने क्या कहा कि जो अभिभावक वर्ग होंगे, या इसमें कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से अभिभावक वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे, दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग। ये दोनों क्या करेंगे, ना तो निजी संपत्ति रखेंगे, निजी संपत्ति नहीं रख पाएंगे, यानी कि इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, जो सार्वजनिक भोजनालय हैं उनमें भोजन करेंगे, और सरकारी टेंटों में रहेंगे। यानी कि सरकार के द्वारा जो आज के समय में देखिए जैसे कि टीचर्स लोगों को या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग होते हैं उनको क्वार्टर उपलब्ध करवाती है सरकार, वैसे ही राज्य क्या करेगा, इनके रहने की भी व्यवस्था करेगा। यानी कि इनका न तो खुद का मकान होगा, ठीक है, ना इनकी संपत्ति होगी, और इनका ना कोई गोदाम होगा जिसको जो कि अपने लिए पर्सनल हो। यानी कि इनका निजी संपत्ति का बिल्कुल लोप कर दिया गया है, इनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इनके रहने के लिए, खाने के लिए, रहने खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी कि प्लेटो का मानना था कि जो अभिभावक वर्ग है वो क्या कर सकता है, संपत्ति के चुंगल में फंसकर राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है, राज्य का अहित कर सकता है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि इस वर्ग को संपत्ति रखने की इजाजत नहीं होगी, ना ही ये क्या कर सकेंगे, किसी चीज का स्टोर कर पाएंगे, ना ही ये
अपने निजी परिवार बसा पाएंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, सरकार इनके लिए भोजन की व्यवस्था करेगी, रहने की व्यवस्था करेगी, ये उनमें रहेंगे, भोजन करेंगे और अपना सारा जीवन किसके लिए कार्य करेंगे, राज्य के लिए कार्य करेंगे। जिससे क्या होगा, व्यक्ति करप्शन नहीं करेगा और करप्शन नहीं करेगा तो राज्य क्या करेगा, ज्यादा प्रगति करेगा। अब देखिए इसके विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो विशेषताओं की बात करें संपत्ति के साम्यवाद की, तो संपत्ति के साम्यवाद की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि ये केवल यह साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए, केवल अभिभावक वर्ग के लिए, यानी कि जो उत्पादक वर्ग है, तीसरा वर्ग कौन सा था, उत्पादक वर्ग, उसके ऊपर ये साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करें संपत्ति के साम्यवाद की, तो वो ये उत्पादक वर्ग पर ये लागू नहीं होती, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो यह सिद्धांत भोग पर नहीं वरन त्याग पर आधारित, त्याग पर आधारित। यानी प्लेटो ने क्या कहा, जब अभिभावक वर्ग संपत्ति के मुंह से अपना मुंह त्याग देगा तो क्या होगा, उससे अपनी संपत्ति के मुंह को त्याग देगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा, राज्य को ज्यादा बेनिफिट होगा, राज्य ज्यादा प्रगति करेगा। राज्य इसके बदले में क्या करेगा, उनके रहने की व्यवस्था करेगा, उनके खाने की व्यवस्था करेगा और ये कार्य किसके लिए करेंगे, राज्य के लिए कार्य करेंगे। कार्य करने के लिए इनको ना तो कोई वेतन दिया जाएगा, ना ही इनको प्रलोभन दिया जाएगा। ये क्या करेंगे, राज्य की जो शिक्षा प्रणाली थी, राज्य के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उसका पालन करते हुए या फिर शिक्षा द्वारा जो सुनियोजित तरीके से उनको शिक्षा प्रदान की गई थी उसके संस्कारों के आधार पर ये क्या करेंगे, निस्वार्थ भाव से राज्य के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी देखिए नेटलशिप ने भी क्या कहा है इनके लिए कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो क्या करेगा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो शिक्षा के द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का कार्य करेगा। यानी शिक्षा के द्वारा जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं उनको ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य करेगा। ये बात किसने कही है, नेटलशिप ने ये बात कही। अब देखिए अगर इसकी आलोचना की बात करें, हम इस सिद्धांत की, इसमें निम्न आधार को ले सकते हैं। देखिए अगर आलोचना की बात करें इसमें, सबसे पहली आलोचना क्या हो जाएगी इसकी कि यह जो सिद्धांत है कि जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, संपत्ति मानव की स्वाभाविक मांग है। क्या है, स्वाभाविक मांग है, डिमांड है, यानी कि मांग है या फिर तो कह सकते हैं प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति। जैसे देखिए इसकी जो आलोचना की है वो प्लेटो का जो शिष्य था, प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था, अरस्तु। देखिए सुकरात का शिष्य कौन हुआ, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरस्तु। तो देखिए अरस्तु ने सबसे बड़ी आलोचना की है इसकी, संपत्ति के साम्यवाद की। उन्होंने क्या कहा कि संपत्ति क्या होती है, मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग। यानी कि अरस्तु यह कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को ऐसा बनाया है कि उसका आकर्षण हमेशा संपत्ति की तरफ ही बना रहता है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति के पास में निजी संपत्ति नहीं होगी तो वो राज्य के लिए कार्य क्यों करेगा। ठीक है, अब जब व्यक्ति को क्या करेगा, उसका मूल्य नहीं मिलेगा जो कार्य कर रहा है, और कार्य का व्यक्ति को मूल्य नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति कार्य क्यों करेगा, क्यों अपना जो नॉलेज है उसको राज्य के लिए खपाएगा। भाई उसके लिए उसको कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि जब व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये भी क्या करेगा, अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि व्यक्ति में क्या होता है कि प्रकृति ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है
यानी कि प्रकृति ने व्यक्ति को ऐसा बनाया है कि वो क्या करता है कि संपत्ति के लालच की वजह से ही, संपत्ति के स्टोर करने की प्रवृत्ति के कारण ही क्या करता है, वो सही तरीके से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आज के समय में कोई व्यक्ति कार्य करेगा और उसको उसके बदले में पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा क्या, नहीं करेगा। जब उसको मेहनताना नहीं मिल रहा है, उस कार्य को करने का मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको वो जो परिश्रम कर रहा है उसको अंश नहीं मिल रहा है, उसका लाभ का अंश नहीं मिल रहा है, तो वो अपना जो माइंड है, अपनी जो योग्यता है, उसको वो क्यों खर्च करेगा। इसलिए अरस्तु ने सबसे बड़ी आलोचना की कि संपत्ति मानव स्वभाव की मांग है, तो उसकी प्रवृत्ति है। यानी कि व्यक्ति को अगर संपत्ति नहीं मिलेगी, व्यक्ति में अगर थोड़ी बहुत भी स्वार्थ की भावना नहीं होगी, तो वो राज्य के लिए कार्य नहीं करेगा। देखिए राज्य में हमारे को कई प्रकार के लोग मिलते हैं। आज हमारे समाज में भी हम देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको 2 टाइम के खाने की चिंता और कोई चिंता नहीं है, राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है कि भारत नंबर 1 बने, भारत सुपर पावर बने या सबसे कम पावरफुल बने, या फिर भारत प्रगति करे नहीं करे, या फिर कोविड-19 से हजारों व्यक्ति जैसे मर रहे हैं, लाखों लोग संक्रमित है, तो उनको कोई फर्क नहीं है। इतने हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस उनको 2 टाइम के खाने की चिंता है। या फिर अगर कोई नशेड़ी आदमी तो उसको नशा करने की चिंता है, उस नशे की टेंशन है, वो कोई टेंशन उसको नहीं है। तो देखिए एक तो व्यक्ति वो गया, एक व्यक्ति वो गया कि जिसको अपने पूरे भारत के प्रति उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, वो सोच रहा है कि मेरा देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, ठीक है, भारत चीन से आगे निकले, कोविड-19 को हम हराएं, एक ये भावना हो गई। तो दोनों व्यक्तियों में क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अगर स्वार्थ की भावना नहीं होगी, व्यक्ति में अगर संपत्ति की भावना नहीं होगी, तो वो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा, किस तरीके का हो जाएगा, जैसा कि एक शराबी होता है जिसको कोई चिंता नहीं है, उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा जिसको 2 टाइम के खाने की चिंता है और कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे, ऐसी ही उनमें प्रवृत्ति हो जाएगी और राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति में अगर संपत्ति नहीं मिलेगी, उसको उसकी मेहनताना नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, राज्य के लिए कार्य नहीं करेगा और अपना जो विवेक है उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, ठीक है। अगर दूसरी आलोचना की इसमें बात करें तो इसमें अरस्तु ये कहते हैं कि यह सिद्धांत उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। यानी कि राज्य में कितने वर्ग होंगे, 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और उत्पादक वर्ग होगा। अब देखिए तीनों वर्ग में संख्या किसकी अधिक है, संख्या ज्यादा है उत्पादक वर्ग की, यानी कि राज्य में जो उत्पादक वर्ग है उसकी अन्य वर्गों की तुलना में संख्या ज्यादा है। और ज्यादा संख्या के ऊपर ये क्या कर रहा है कि लागू नहीं हो रहा है, तो कम संख्या के ऊपर लागू हो रहा है, तो बोले ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं हो रहा, जो कि क्या करता है कि राज्य का आधे से भी अधिक भाग कवर करता है। इसलिए ये सिद्धांत अगर लागू करना है तो पूरे राज्य में कीजिए, जिससे कि राज्य की स्थिति आप जो बता रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार सुदृढ़ हो सके। लेकिन आधे लोगों पे आप कर रहे हैं, 1/3 लोगों पे कर रहे हैं और 2/3 लोगों पे अब नहीं कर रहे हैं, तो बोले ये बात सेटल होती नहीं है कि जो आधी से अधिक जनसंख्या का जो पार्ट बच रहा है उसके ऊपर तो आप इस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे हैं। और लागू किसके ऊपर कर रहे हैं, केवल अभिभावक वर्ग के ऊपर कर रहे हैं जिसकी संख्या उत्पादक वर्ग की संख्या में कम है। तो बोले ये क्या हो जाएगा, राज्य में भेदभाव हो जाएगा और उत्पादक वर्ग के लोग जो अभिभावक वर्ग के लोग उनसे घृणा करने लगेंगे, या फिर अभिभावक वर्ग के जो लोग हैं वो उत्पादक वर्ग से अपने को अलग पाएंगे। इससे क्या होगा, इनमें तृष्णा की भावना बढ़ेगी, यह एक राष्ट्र की जो एकता है, राज्य की जो एकता है वो भी भंग होने की संभावना रहती है। तो इस आलोचना भी अरस्तु महोदय करते हैं। तीसरी अगर बात करें तो प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि परोपकार की भावना होती है, वो व्यक्ति में प्रबल तरीके की होती है। यानी कि परोपकार व्यक्ति कब करेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को कोई मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते में जाते जाते मेरे को कोई आदमी मिल गया, उसको 5000 रुपए की तुरंत आवश्यकता पड़ गई। क्यों, क्योंकि वो बीमार हो रहा था या फिर उसके पेरेंट्स बीमार हो रहे थे। अब मेरे अंदर दूसरे की भलाई करने की जिज्ञासा है, लेकिन उसका इलाज कराने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ये अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो देखिए जो व्यक्ति में परोपकार की भावना होती है वो भी कहीं ना कहीं संपत्ति से ही रिलेटेड संपत्ति होगी, तभी व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे की मदद कर पाएगा, दूसरे की सहायता कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि परोपकार की भावना भी व्यक्ति में जो परोपकार की भावना है उसका भी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। चौथी अगर बात करें आलोचना में
तो अरस्तु ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास का ध्यान नहीं रखा गया है, व्यक्ति के विकास का ध्यान नहीं रखा गया है। यानी कि अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति अपना विकास कब करेगा, व्यक्ति का माइंड कब काम करेगा, व्यक्ति की अपनी की जो निजी आवश्यकताएं हैं, पर्सनल आवश्यकताएं, उनको कैसे पूरी कर पाएगा, वो संपत्ति के माध्यम से ही पूरी कर पाएगा। इसलिए अरस्तु महोदय निम्न कारणों के द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं, जो कि उनके गुरु प्लेटो के द्वारा दिए गए। अरस्तु का मानना था कि राज्य में संपत्ति का, व्यक्ति के पास में संपत्ति का होना जरूरी है, लेकिन संपत्ति क्या होना जरूरी है, संपत्ति का बैलेंस होना जरूरी है। यानी कि अरस्तु यह कहते हैं कि व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति होनी चाहिए जिससे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी इसको अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति के पास में एक तो इतनी आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति नहीं हो जानी चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीदने की उसमें क्षमता आ जाए, और व्यक्ति के पास में इतनी कम संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए जिसको कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को बेचना पड़े। यानी कि संपत्ति का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। संपत्ति यानी कि बिल्कुल इक्वल तरीके से तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कि साहब इसके पास में इतनी संपत्ति तो इसके पास में, लेकिन एक बैलेंस होना जरूरी है। यानी कि व्यक्ति के पास में इतनी कम भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे कि क्या हो सकता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके और दूसरों की भावनाओं के साथ में वो खेल सके। इसलिए संपत्ति का होना जरूरी है। जब व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा, राज्य प्रगति नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये था संपत्ति का साम्यवाद। ठीक है, इसको अगर हम मोटे मोटे रूप में अगर दोबारा से देखें तो बात करते हैं कि प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा करता है। वो ये कहता है कि जो अभिभावक वर्ग होगा उसको निजी संपत्ति का निषेध किया जाएगा, उसका ना तो निजी घर होगा, ना अपना पर्सनल कोई मकान होगा, ना कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी होगी। उसके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, और राज्य के सानिध्य में ही वो रहेगा। इसके बदले में वो क्या करेगा, राज्य के टेंटों में रहेगा, राज्य के क्वार्टरों में रहेगा, राज्य का भोजन करेगा, राज्य के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाएगी और राज्य के लिए कार्य करेगा। ठीक है, अब अगर इसकी आलोचना की बात करें, प्लेटो की सिद्धांत की आलोचना अरस्तु ने की है। अरस्तु ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास में निजी संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा, परोपकार जैसी भावनाओं को नहीं से परोपकार जैसी भावनाएं जो उनमें होती हैं उनका दमन हो जाएगा, परोपकार का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ में कहता है कि उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जो कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना भी काफ़ी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पत्नियों का साम्यवाद या फिर स्त्रियों का साम्यवाद। स्त्रियों का साम्यवाद हम आपके लेसन में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।